Hello and good morning, everybody. Join fast. As you know that this is Srihan's Krishna Vidyasthali Kati YouTube channel and myself Pradeep Gupta sir. Welcome all of guys in your 10th live daily series. This is the time for chemistry classes and we discuss lesson metal and non-metal. And today's topic is combination of non-metals, that is covalent compounds. Dear students, can I begin today's topic? All is okay? Please reply me. क्या मैं आज का टॉपिक शुरू करूं? सब कुछ ठीक है? बादल बेटा लगाए हुए है और लाइट हमने बंद कर दिया। जब अगल बगल से लाइट आना शुरू हो गया कमरे में तो मैंने बंद कर दिया। क्या कर रहे हो आप? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो जो भी लोग आ गए हम क्लास अब शुरू कर रहे हैं। जो लेट से आएंगे उनका थोड़ा छूटेगा, बाद में वीडियो अपलोड हो जाने के बाद दोबारा उसको देख लेंगे। तो नॉन मेटल कैसे कंबाइन करेंगे? तो नॉन मेटल भी जैसा कि आपने देखा था कि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। In the outermost orbit of non-metals, the number of electrons present 4, 5, 6 or 7. So they are reactive in nature. Thus, non-metals wants to stable. Non-metals generally non-metals to non-metals are share the electron to each other. Share the electron to each other for stability. The bond formed by the sharing of electron. The bond formed by the sharing of electron is called covalent bond. Is called covalent bond. In the covalent bond, both of the atoms require share their electrons present in the outermost orbit. कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से वह सभी रिएक्टिव होते हैं और वह भी अस्थायी स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी होने के लिए नॉन मेटल्स क्या करते हैं? वे अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंधन कहते हैं। समझ गए? अब यह सहसंयोजन बंधन 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। सिंगल नाम है लेकिन सिंगल का मतलब हो द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन।
यहाँ जब भी शेयर होगा तो पेयर में होगा। तो शेयरिंग ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स of electrons is called double covalent bond, and sharing of three pairs of electrons are called triple covalent bond। समझ में बात आ गई? सिंगल वाले में एक जोड़ा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। डबल बॉन्ड वाले में दो जोड़े, टू पेयर्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे शेयर करने में। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में तीन जोड़े थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल दे करके समझते हैं कैसे कैसे जो है यहां पर डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। आइए फॉर्मेशन ऑफ H2 हम लोग देखें। पहला एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2। H को देखो, H1 दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो H। अब ये H रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, अपने दूसरे H के साथ, H जो है अपने दूसरे H के साथ क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तो यह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यह बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा। इस एस के पास में भी देखो, अब कितने हो गए, दो। इस एस के लिए काउंट करो, 1 2 2 हो गया, तो एक हीलियम का स्ट्रक्चर ले लिया। इस एस के लिए भी, इस एस के लिए काउंट करो 1 2, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर कितना बॉन्ड बन गया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच लाइन एक डैश बना दिए। एक डैश जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, एक डैश जो है किसको दिखाता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। चलिए फॉर्मेशन ऑफ O2। फॉर्मेशन ऑफ O2, O का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो K में 2 और L में 6, 2 6। इसको बांटेंगे तो ऐसे 2 2 4 2 6। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगा, ये O 2 2 4 2 6 प्लस O 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब शेयर करेगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये O 2 2 4 2 6 2 8। देखो इसका, देखो 8 हो गया, 2 4 6 8। इसका काउंट करो, 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां 2 लाइन बन गया। 2 लाइन जो है हमको बता रहा है कि यहां डबल बॉन्ड हो रहा है। कैसा बन रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ O2। फॉर्मेशन ऑफ O2 में दो पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुए, या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर का शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन करो N 7 होता है, कंफ्यूजन करोगे तो K में 2 और L में 5 इलेक्ट्रॉन्स उसको हम दे दे नाइट्रोजन का, तो 2 2 4 और 1 5। रिएक्शन कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा 2 और 3 5 प्लस 3 2 5। शेयर कैसे करेगा, तो शेयर का देखो ये ऊपर 2 रह जाएगा, यहां से 3 आएगा, सामने से 3 आएगा, फिर ये N हो जाएगा, इसको हम यहां बगल में डाल देते हैं। अब ये देखो 2 4 6 8 इस नाइट्रोजन के लिए, 2 4 6 8 इस नाइट्रोजन के लिए इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लो, इसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वह ट्रिपल बॉन्ड होगा N N। जो शेयर नहीं हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हम नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत या यहाँ बता भी दो, ऊपर में 2 लिख भी दो, यहाँ पर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। लेकिन आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जिसका जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं हो, बच्चे अच्छे बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ HCl। H 1 1 केवल के में एक डॉट लगा दो, Cl 17 2 8 7 KLM, Cl में 2 4 6 7 लगा दो, ठीक है। फॉर्मेशन करा लो, H 1 प्लस Cl, जब ये शेयर करेगा तो ऐसा हो जाएगा, एस को देखो, एस का डिवाइड टूट गया, हीलियम की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Cl का देखो, Cl के 8 हो गए, 2 4 6 8, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां पर भी आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ होमवर्क लिख लीजिए, आप घर पे करिएगा। होमवर्क H2O, घर पे आप H2O बनाकर देखिएगा, पानी बन जाएगा, अमोनिया बनाइएगा NH3, इथेन बनाइएगा, इथेन C2H4, इथेन बोल रहे हैं C2H6 बनाइएगा, ठीक है। ये इथेन है, इथीन बनाइएगा C2H4, और इथाइन बनाइएगा C2H2। ये बना करके आप लोग मेरे पास भेजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो। अगला टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड।
वेल डन। बच्चों ने कहा कि मेरे पास कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात है। हम लोगों ने इसे बनाया, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, आइदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोवेलेंट कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी जो कल भी हम लोग चर्चा किए थे, ये तीनों पाया जाता है। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसियस में भी पाया जाता है। सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसियस में भी पाया जाता है। ठीक है। यह एक बना होता है। तो कैसा बना होता है ये? दे आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसको तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, शेयर हो रही है, तो आयनिक बॉन्ड की तुलना में इसमें बहुत ही कम मात्रा में हीट की, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है काफी कम होता है, जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है। जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण यह वोलाटाइल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वोलाटाइल नेचर का होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब वोलाटाइल नेचर का नहीं होता है तो ये नॉन मेटल ही और कोवेलेंट कंपाउंड ही है। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है, लेकिन वो वोलाटाइल नेचर का नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए नहीं है। जनरली जो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, यूजुअली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सामान्यतः पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। और इनके जो कंपाउंड बनते हैं, इनके कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वह एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर डिस्कशन नहीं करेंगे। केवल दिमाग में आप रख लीजिए, इनके कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वह ज्योमेट्रिकल होता है। कोई पिरामिडिकल शेप में होता है, कोई स्फेरिकल शेप में होता है, कोई टेट्राहेड्रल शेप में होता है। तो सभी के स्ट्रक्चर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। कोई डाउट? डाउट है तो बताइए। यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। बच्चों, मेटल का जो मेन सोर्स है हमारा, वह अर्थ का क्रस्ट है।
अर्थ क्रस्ट हमारे मेटल के मेन सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, कुछ मेटल जो है पानी में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में, पानी मतलब वाटर में। ठीक है, सी वाटर में अल्कली मेटल पाए जाते हैं। बेटा डिफरेंसेस तो हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंसेस में आप याद कर लो जो आपने पूछा स्नेहा। एक इलेक्ट्रॉन के क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन के गिव अप करने से या गिव टेक करने से बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, शेयरिंग से बनेगा। आयनिक होगा, प्रॉपर्टीज हुआ ना, जो प्रॉपर्टीज हमने समझाया स्नेहा, उस प्रॉपर्टीज से ही आप उसके डिफरेंसेस को जनरेट कर लीजिए। जो प्रॉपर्टीज हमने डिफरेंस बताया आयनिक कंपाउंड का और कोवैलेंट कंपाउंड का, उससे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज से ही डिफरेंसेस जनरेट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे थे कि द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम मेटल्स आर अर्थ क्रस्ट, but few metals are found in the sea water. Generally, alkali metals found in the sea water. ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कशन कर लिया, अच्छी बात है। अब हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ऑल द मेटल्स एवॉव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल होते हैं वह कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही गए होइएगा कि हाइड्रोजन से नीचे के जो मेटल्स होते हैं वह फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, किसमें मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। ठीक, तो आइए, और जितने भी नोबल मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले नहीं है बल्कि हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिसको हम नोबल मेटल कहते हैं, यह फ्री स्टेट में भी अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। एक मन में जिज्ञासा होगी कि कौन सा आइटम कितना पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट में। तो बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है बच्चों, यदि परसेंटेज हम लोग मास में निकाल लें, ठीक है, परसेंटेज बाय मास, तो हम लोग 100 ग्राम की बात करें, 100 ग्राम अर्थ क्रस्ट होगा तो मात्र 0.1 ग्राम मैग्नीज होगा, 0.12 ग्राम फास्फोरस होगा, 0.14 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 0.44 ग्राम टिटेनियम होगा, 2.1 ग्राम मैग्नीशियम होगा, 2.6 ग्राम पोटेशियम होगा, 2.8 ग्राम हमारा सोडियम होगा, 3.6 ग्राम हमारा कैल्शियम, 5.0 ग्राम आयरन, 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम और 27.7 ग्राम सिलिकॉन और 46.6 ग्राम ऑक्सीजन, और जो बाकी जो बच गया वह रेस्ट में। तो ये जनरली अर्थ क्रस्ट में इस रेशियो में पाए जाते हैं। तो ऑल दोज कंपाउंड्स of metal which are found in the earth crust are called minerals। कि अर्थ के क्रस्ट में मेटल के जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है,
और वैसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे मेटल्स जिनसे हम मिनरल्स को प्राप्त कर सकते हैं, किस रूप में? तो लार्ज स्केल में और चीफली सस्ते रूप से, प्रॉफिटेबल रूप से। वैसे मिनरल्स जिनसे हम सस्ते और मुनाफे के ढंग से बड़े पैमाने पर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे के सारे ओर जो होते हैं वह मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, कैन नॉट बी ओर। सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं वह ओर नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धरती के क्रस्ट में मेटल के जो कंपाउंड पाए जाते हैं, मेटल के जो कंपाउंड पाए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल कहते हैं। और जिन मिनरल से हम सुगमता पूर्वक बड़े पैमाने पर और प्रॉफिटेबल ढंग से, बेनिफिशियल ढंग से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सके, धातु उसमें से निकाल सके, मेटल निकाल सके, उसे हम ओर कहते हैं। ठीक है, जिया ने लिखा है दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द बेनिफिशियल मेटल आर कॉल्ड ओर। ठीक है, प्रॉफिटेबल अमाउंट में। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत? तो क्या डिफरेंसेस है मिनरल्स में और ओर में, हम लोगों ने समझ लिया। कुछ कुछ ओर के नाम हम लोग देख ले, जैसे कि हेमाटाइट, बॉक्साइट, सिनेबार, ग्रेनाइट, रॉक सॉल्ट, डोलोमाइट। These are the few examples of ore। बच्चा, ओर जो होता है, ओर प्योर नहीं होता है। ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। जो अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है ये, तो इस इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। द अर्थी और रॉकी अनवांटेड इम्प्यूरिटीज present in the ore are called gang or matrix। हाँ, पायरासाइट भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब एक हमने जो नाम बोला, जरा हम ये भी तो जान ले। मैं नाम बोलूंगा, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आपको फॉर्मूला बोलना है। एक और है जिसका नाम है बॉक्साइट, जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। अब समझ ही गई होगा, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का एक ओर है। तो जल्दी से इसका फॉर्मूला आप हमको लिख के बताइए। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है। हाँ, स्नेहा ने बिल्कुल सही लिखा, Al2O3 इंटू 2H2O। वेरी गुड।
चलिए, प्लस नहीं होगा बच्चा, सांझली इंटू, इंटू 2H2O। दूसरा है मेटल जिसका नाम है कॉपर। कॉपर के लिए, कॉपर के लिए हमारे पास जो ओर है वह है क्यूप्राइट। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, सुनना मेरी बात। कॉपर के लिए जो ओर है उसका नाम है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट को हम लोग कॉपर 1 ऑक्साइड कहते हैं। कॉपर 1 ऑक्साइड कहते हैं। क्या तुम इसके केमिकल नाम हमने बता दिया? हाँ, वेरी गुड, सांझी ने बिल्कुल सही लिखा, Cu2O। दैट्स ग्रेट। कॉपर का ही एक दूसरा ओर है जिसका नाम है कॉपर ग्लांस। कॉपर का एक दूसरा ओर है जिसका नाम है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का केमिकल नाम है कॉपर 1 सल्फाइड। क्या आप लिख के अब दिखा सकते हो? हाँ, सांजलि ने बिल्कुल सही लिखा, Cu2S। वेरी गुड सांजलि। बाकी बच्चे भी लिखिए। वेरी गुड, स्नेहा ने भी लिखा। चलिए, कैल्शियम का एक और है जिसका नाम है डोलोमाइट। कैल्शियम का एक और है जिसका नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट का केमिकल नेम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या आप इसका फॉर्मूला लिख के मुझे बता सकते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। हाँ, MgCO3 CaCO3। सही है बच्चा, लेकिन पहले कैल्शियम लिखा करो। पहले कैल्शियम लिखो, CaCO3 × MgCO3। वेरी गुड। ऐसे ही